हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ के बारे में, एनएचएए। इसके बारे में ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए एक एक्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एक्ट। तो उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुई है, बट उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एंड उसमें से भी अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी जो इश्यूज आते हैं तो उसके लिए डिसाइड करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कि एक सिंगल पॉइंट, एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। तो इस कंटेक्स में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली उन्होंने लॉन्च करी है। अगेन आई बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी उसकी सारी डायमेंशंस हैं कि कौन सा एक्ट है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, इस हेल्पलाइन के फीचर्स, बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। तो थोड़ी देर में मैं आपको सारे इसके पॉइंट्स इसके शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि दिसंबर 13 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये हेल्पलाइन लॉन्च करी है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। काफ़ी सारी हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है, चाइल्ड हेल्पलाइन भी लॉन्च करी हुई है, फिर उसके बाद ओल्डर पीपल के लिए अलग से करी है, कोरोना वायरस के टाइम पे करी गई थी। तो मुझे लगता है कि 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे दें और ये कर सकते हैं कि मैच इट विद द फॉलोइंग हेल्पलाइंस, मतलब कौन सी आपके चिल्ड्रन के लिए, कौन सी आपकी अगेंस्ट एट्रोसिटीज के लिए, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स में ओल्डर पीपल के लिए कौन सी है। एल्डर लाइन जैसे एक मैंने कभी किसी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस नाम से थी। तो इस तरीके से एक एमसीक्यू बन सकता है। तो डू रिमेंबर दिस, अगेन डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हेल्पलाइन के नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेंस में भी इसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा आते हैं कि मेंस में जब वो पूछते हैं ना कि व्हाट ऑल द इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू काउंटर दिस, तो इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 14566, 14566, ये इस हेल्पलाइन का नंबर है। एंड दिस विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक ऑन टोल फ्री नंबर। ये एक टोल फ्री नंबर है। ये हेल्पलाइन मैंने आपको जैसे बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मेकिंग अ वॉइस कॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, either from मोबाइल और लैंडलाइन नंबर ऑफ एनी टेलीकॉम ऑपरेटर अक्रॉस द कंट्री। तो कोई भी आपका नंबर है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, आइदर थ्रू वॉइस कॉल और VoIP, जैसा आपका व्हाट्सएप के थ्रू कॉल आ गया, तो किसी तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं। द सर्विस विल बी अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट यूटीज। तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल होगी, ये सर्विस है। और मैंने आप इसका बताया था कि ऑब्जेक्टिव की बात करिए, तो मैंने इसके बेसिक फीचर बता दी। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका एक्ट का ऑब्जेक्टिव हो, इसके नाम से ही पता होता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट दीज वल्नरेबल कम्युनिटीज। तो यही है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी इशू आ रही है, लोगों को पता नहीं कि क्या फीचर्स है, किस तरीके से किसको अप्रोच करना है। तो इस कंटेक्स में ये हेल्पलाइन नंबर ऑप्ट कर दिया है। तो आप सिंपल एक नंबर ये आप डायल करिए और आपकी ग्रीवेंस सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो लोगों को इसकी लॉ की, इस एक्ट की प्रोविजंस के बारे में भी इम्प्लीमेंट अवेयरनेस फैलानी है और साथ में इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करेगा। इट इज अवेलेबल एज अ वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल ऑल्सो, and thus it will generate awareness about the protection of civil right act 1955, जब आपका हुआ था आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सोशल जस्टिस एज वेल एज पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर आपकी प्रोविजन कही गई थी कि आप एक एक्ट बना सकते हैं टू अनटचेबिलिटी को काउंटर करने के लिए। तो पहले प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का बनाया गया था, फिर और स्ट्रेंथन करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया था। तो मेन तो ऑब्जेक्टिव इसकी इंप्लीमेंटेशन का है, पर साथ में इस ऑब्जेक्टिव के भी, मतलब इस लॉ के भी जो भी इसके रूल्स हैं, तो प्रोविजंस है, उसको भी इंप्लीमेंट और अवेयरनेस के लिए ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इसके और कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। दिस सिस्टम विल इंश्योर दैट एवरी कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड एज एन FIR। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, आपकी जो भी कंप्लेंट है, अगर इस नंबर के थ्रू आपकी रजिस्टर हो रही है तो एक FIR की तरह रजिस्टर होगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसमें प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, वेदर द कंप्लेंट्स registered through it will be registered as a FIR or not. Relief will be provided. All registers complaint are investigated and all charge sheets filed are prosecuted in the court for decision, all within the given timelines in the act. तो जो भी एक्ट के अंदर, मैं आपको एक्ट के फीचर्स भी बताऊंगा कि क्या टाइमलाइंस है क्या नहीं है। तो
कंप्लेंट जो आपकी फाइल करी गई की रजिस्टर करी जाएगी वो एक एफआईआर के थ्रू करी जाएगी, रिलीफ प्रोवाइड करा जाएगा, और सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी फिर चार्जशीट फाइल करी जाएगी, और उसके बाद जो जजमेंट दी जाएगी वो इस हेल्पलाइन के थ्रू इंश्योर करा जाएगा कि टाइमली आपका इंप्लीमेंट करा जाएगा। अ डॉकेट नंबर, एक डॉकेट नंबर होता है, इट शैल बी गिवन फॉर ईच कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम विक्टिम, कंप्लेनेंट और एनजीओज रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज टू एक्ट। ठीक है, जो भी आपकी कंप्लेंट है, जैसे आपको कभी भी आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करते हैं या फिर बैंक को आप कॉल करते हैं कि मेरी कुछ पर्टिकुलर ग्रीवेंस है, आपका हेल्पलाइन नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, तो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है। सिमिलरली इस केस में भी आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जैसे हम डॉकेट नंबर कहते हैं, वो करा जाएगा फॉर ईच कंप्लेंट, ताकि उसको ट्रैक करने में आसानी रहेगी। द स्टेटस ऑफ द ग्रीवेंस कैन बी ट्रैक्ड बाय द कंप्लेनेंट और द एनजीओस ऑनलाइन। तो ये बहुत एक इनोवेटिव सिस्टम है। अगेन, जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करते हैं चीजें, वैसे इसमें भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। एनी इंक्वायरी शैल बी रिप्लाइड बाय आईवीआर और ऑपरेटर्स इन देयर हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस। दिस हेल्पलाइन विल अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड हैव अ प्रॉपर फीडबैक सिस्टम। तो जो भी आपके सारे फीचर्स होते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक ये है कि एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैंने आपको बताया था 14566। अगर आपको भी इस हेल्पलाइन की जरूरत हो, अगर आपको लगता है आप कुछ सफर कर रहे हैं, बीइंग अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आपको कुछ क्राइम आपके अगेंस्ट कमिट करा जा रहा है, हरासमेंट हो रही है, तो आप इस हेल्पलाइन का यूज कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे, अगेन किसी भी मोबाइल से, आप इंटरनेट से या फिर फ़ोन से आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका मोबाइल ऑपरेटर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको कॉल करेंगे, वहाँ पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी एज एन एफआईआर, फिर उसके ऊपर स्टेप्स लिए जाएंगे और विद इन अ टाइम फ्रेम। और साथ में अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको एक डॉकेट नंबर एलोकेट करा जाएगा, जिसके यूज़ करके आप इस पूरी अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा हो गया हेल्पलाइन नंबर के बारे में, पर जैसे मैंने आपको बताया था, आई विल बी कवरिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो साथ में मैंने सोचा कि SC/ST एक्ट ऑफ 1989 और इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसके रूल्स में क्या फीचर्स है, वो भी बता लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो इस साल के मेंस में या अगले साल के प्रीलिम्स या मेंस में हेल्पलाइन के बारे में ना पूछे, पर इसके बारे में पूछ लें। तो हम आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, विच अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। ऑल्सो इट फॉरबेड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। और मतलब ये भी होता है कि अनटचेबिलिटी तो इसने अबॉलिश कर दी, पर साथ में ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ ऑफेंडर्स को जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, मतलब क्राइम कमिट कर रहे हैं दूसरों के अगेंस्ट, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो इट गेव पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू इनैक्ट द लॉ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ही आपका बनाया गया था, एंड साथ में आपका 1989 का एक्ट भी है। तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया 1955 में, उसमें कुछ इश्यूज थे, फिर SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1989 बनाया गया। ठीक है, तो इस आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करता है, जो मैंने बताया था कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब इसके अंदर क्या प्रोविजंस है उसके बारे में बात करते हैं। सो इट वाज इनेक्टेड फॉर प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SCs एंड STs, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। ठीक है, पहले तो यही था कि एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर हो भी जाता है कि अगर ऐसे ऑफेंस होते हैं तो पनिशमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। ऑल्सो अगर कोई सीरियस हरासमेंट है, अगर कुछ क्राइम हुआ है, तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा विक्टिम्स को। फिर उसके बाद 2015 में इसकी अमेंडमेंट करी गई थी। जो इसकी प्रोविजंस थी वो आपकी 2016 से वैसे स्टार्ट हो गई थी, पर 2015 में अमेंडमेंट हुई थी। सो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो मैंने आपको बताया था 1989 का, दैट वाज अमेंडेड बाय द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड विच केम इनटू इफेक्ट। 2015 में आपका इनैक्ट हो गया था, पर जो होता है ना कि आपके पार्लियामेंट ने पास कर दिया, फिर उसके बाद गेजेट में नोटिफाई होता है, प्रेसिडेंट उसको करता है, अप्रूव करता है, तो 26 जनवरी 2016 को इट केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इसके बारे में ये पढ़ लेते हैं। इट एड्स अनदर चैप्टर बाय द नेम ऑफ राइट्स ऑफ विक्टिम्स एट विटनेस। एक इलैबोरेट इन्होंने चैप्टर बनाया, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एट विटनेस, ये बनाया। एडिशन ऑफ सर्टेन IPC ऑफेंसेस लाइक हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, ये IPC के इंडियन पीनल कोड जो है आपका, तो वो सारे ऑफेंसेस इसके अंदर एक्सप्लिसिटली डाल दीजिए। हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, इंटिमिडेशन यानी कि डराना, किडनैपिंग which attract less than 10 years of imprisonment committed against the members of SC/STs as offenses punishable under this act,
बिसाइड्स रीफ्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द अर्लियर ऑफेंसेस। जो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं उनके बारे में और भी मैं अभी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से ऑफेंसेस है। तो आईपीसी के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे आ गया हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, इंटिमिडेशन हो गया, किडनैपिंग, और बाकी सारे कुछ ऐसे ऑफेंसेस विच अट्रैक्ट लेस देन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और ऐसे ये जो ऑफेंसेस हैं जो एससीज और एसटीज के अगेंस्ट हुए, सो वो भी इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर भी आपके अंदर वहां पे इसको इंक्लूड कर लिया गया उन ऑफेंसेस को भी। फिर अगर जुडिशियल साइड पे देखा जाए तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, स्पेशल कोर्ट की तो बात थी, अब ये और क्या कहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 1989 का ओरिजिनल एक्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कोर्ट्स। अब ये कहता है 2015 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या कहता है, इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स टू एक्सक्लूसिवली ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द पीओ एक्ट। तो यानी कि अगर जस्टिस वो होता है ना कि एक तो होता है कि नॉर्मल कोई आपका जज है, कोर्ट है, और उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि इस एक्ट के अंदर जो भी आपके ऑफेंसेस करे गए हैं उसको ट्राई आउट करें जल्दी से, इसके लिए आपके स्पेशल को डेजिग्नेट करते हैं। पर कुछ कहा है कि आपके बिल्कुल ही मतलब एक स्पेशल कोर्ट एक इसीलिए ही डेजिग्नेट करा जाएगा, मतलब एक तो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं अगेन एज आई सेड कि कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सो यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस केस। अब एक होता है कि कुछ ऐसा कोर्ट एस्टैब्लिश करे जाएंगे जिनका काम ही सिर्फ इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना होगा, और ऐसे कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जिनका काम सिर्फ होगा कि इस एक्ट के अंदर जो भी क्राइम कमिट करे गए वो ही हैंडल करना, उनका सिर्फ यही काम होगा, ताकि जल्दी आपके इसके अंदर केसेस आपके हो, फाइल हो, आपके डीलिंग जल्दी हो, ताकि जस्टिस जल्दी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। एंड these special courts and the exclusive special courts will have the power to take direct cognizance of offense and completion of trial of the case as far as possible within 2 months from the date of filing of the charge sheet। तो अगर ऑफेंस हुआ तो डायरेक्ट अपने सुमो मोटो भी उस ऑफेंस के बाद में वो एक केस कंडक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद चार्जशीट होने के बाद 2 महीने के अंदर इनको ट्राई करना है एज फार एज पॉसिबल। दिस इज बिट अ वेग टर्म, एज फार एज पॉसिबल। अगेन कुछ इमरजेंसी ना हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस टाइप का ना हो गया और जिसमें सारे आपके केसेस डिले हो गए हैं, बट कोशिश करनी है, अपना बेस्ट एफर्ट डालना है कि 2 महीने के अंदर आपका केस कंप्लीट कर देना। अगेन बट इट इज सेड एज फार एज पॉसिबल, टारगेट रहेगा 2 महीने का, उसके बाद अगर एक्सटेंड भी हो जाता है तो एक अलग चीज है। और मैंने आपको बताया था आईपीसी के ऑफेंसेस, तो मैंने बताया था, साथ में कहा था कि कुछ और भी ऑफेंसेस है, तो इट एड्स सेवरल न्यू ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। इसने लिस्ट बहुत ही एग्जॉस्टिव दी है, वैसे आपको लगेगा कि शायद मैं इस एग्जॉस्टिव लिस्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बट ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है कहीं ना कहीं स्टेट एग्जाम्स में, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। दैट इज टॉन्चरिंग ऑफ हेड, मुस्टैश और सिमिलर एक्ट्स विच आर डिग्रेटरी टू द डिग्निटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एससीज एंड एसटीज। होता है ना कि कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ पे अगर उनको क्राइम करना होता है, हरासमेंट करना होता है, किसी को गंजा कर देते हैं, मुंह छुड़वा देते हैं, आधी मुंह छुड़वा देते हैं और फिर उसको गधे पे बिठा के लेके जाते हैं। गारलैंडिंग विद फुटवेयर, होता है ना कि गंजा करा फिर उसका जूतों का हार पहनाया और उसके बाद गधे पे लेके जा रहे होते हैं। डिनाइंग एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज और फॉरेस्ट राइट्स, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके साथ भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल carcasses or to dig graves using or permitting manual scavenging। तो manual scavenging को भी टारगेट करता है कि you can't force an SC and ST just because he or she is an SC or ST to engage in manual scavenging, ग्रेव डिग करने के लिए। अगर कोई किसी का प्रोफेशन है वो एक अलग चीज है, बट यू कांट फोर्स एनीवन, ठीक है। डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कैरकेसेस, यानी कि उनके जो डेड बॉडी के रिमेन्स होते हैं उसको कैरी करना। डेडिकेटिंग अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन एज देवदासी। देवदासी का टॉपिक जब मैं डिस्कस करूंगा सोशल इश्यूज के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा देवदासी के बारे में कि इसमें क्या होता है। देवदासी के अंदर एक सिस्टम होता है जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, आपका महाराष्ट्र कर्नाटका में आपका प्रेवलेंट है। तो वहां पे वुमेन्स को एक टेम्पल की डीटी के साथ मैरी कर दिया जाता है, फिर उन्हें डांस सिखाया जाता है, बट अल्टीमेटली उनको एज अ हरासमेंट भी होती है। तो काफी देवदासी पास्ट में प्रोस्टिट्यूट्स भी रही हैं आपकी। तो ये ऐसे किसी औरत को डेजिग्नेट नहीं कर सकता। फिर विच क्राफ्ट की एट्रोसिटीज होता है, जब विच हंटिंग की बात होती है कि कोई भी औरत अगर गांव में अग्रेसिव हो रही होती है तो उसको कह देते हैं कि विच है ये, इसके ऊपर माता चढ़ गई है। अब्यूजिंग इन कास्ट नेम, इम्पोजिंग सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट, प्रिवेंटिंग SC and ST कैंडिडेट्स फ्रॉम फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन टू द मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, हर्टिंग अ SC ST वुमेन बाय रिमूविंग हर गारमेंट्स। तो न्यूड परेड जो होती है इस तरीके से करते हैं।
फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ SC/ST टू लीव हाउस, विलेज और रेजिडेंस, जो आपका रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की प्रोविजंस बताई थी वो इसी कंटेक्स्ट में थी, क्योंकि होता है ना कि गांव से निकालना है, घर से निकालना, उसकी प्रॉपर्टी कैप्चर कर देना या पूरे शहर से निकाल देना, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव। डिफाइलिंग ऑब्जेक्ट सेक्रेड टू मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs एंड टचिंग और यूजिंग वर्ड्स, एक्ट्स और जेस्चर्स ऑफ अ सेक्सुअल नेचर अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SC एंड ST। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये इसके अंदर करी गई हैं। तो इसने इन सारे ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज को स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉर्मल बाकी जो IPC के क्राइम्स है उसके अंदर तो आपको इन एट्रोसिटीज के अगेंस्ट आपके मतलब चार्जशीट कराई जाएगा, बट साथ में इस एक्ट के अंदर भी आपको चार्जशीट करा जाएगा और सिवियर पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि 2015 का जो एक्ट था उसके बारे में बताया था, अमेंडमेंट एक्ट था, साथ में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रूल्स थे उनको भी अमेंड करा गया था। तो 1995 के कुछ रूल्स थे, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स। हर एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रूल्स भी होते हैं which were made by the central government and exercise of powers conferred by section 1 of subsection 1 of section 23 of this act। तो इसको भी अमेंड कर दिया गया था by SC and ST prevention of atrocities amendment rules 2016 which was notified in April 2016। तो 2015 का जो एक्ट था उसको नोटिफाई करा गया था आपके 26 जनवरी 2016 में, और कुछ महीने 3 महीने बाद ये रूल्स भी आपके नोटिफाई कर दिए गए थे। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मैंने पूरा डेटा यूज करा था, सो इट्स वेरी ऑथेंटिक। सेलिएंट फीचर्स इस रूल्स के क्या हैं? द नंबर ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज फॉर विच एडमिसिबल रिलीफ अमाउंट टू द विक्टिम्स हैज, और या फिर जो उनके विक्टिम्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं, हैज इंक्रीज फ्रॉम 22 टू 47। ठीक है, तो अगर रिलीफ अमाउंट की बात करें, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने इस एक्ट के अंदर कुछ ऑफेंस कमिट करा है, तो ऐसे कितने ऑफेंसेस हैं जिसके बेसिस पे मुझे रिलीफ मिलेगा, कुछ रिलीफ अमाउंट मिलेगा, रिहैबिलिटेशन की प्रोविजन होगी, ऐसे कितने सारे ऑफेंसेस हैं। तो उसका नंबर इंक्रीज कर दिया 22 से 47 तक, 22 से 47 तक। प्रोविजन ऑफ रिलीफ अमाउंट फॉर ग्रीवियस ऑफेंसेस अगेंस्ट SC एंड ST वुमेन, स्पेसिफिकली अगर SC और ST वुमेन की बात करें, सो दैट हैज बीन इनेबल्ड ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल even when such cases do not end in conviction। तो ऐसे केसेस में भी अगर होता है कि ट्रायल हो जाती है वहां पे, लेकिन अगर ऑफेंडर्स को अगर कन्विक्ट भी नहीं करा जाता, बट उस केसेस में भी वहां पे रिलीफ अमाउंट प्रोवाइड करा जाएगा SC एंड ST वुमेन को। हो सकता है कि वहां पे अगर ऐसे डाउट होता है कि इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज कमिट करी गई हैं, ट्रायल भी कंक्लूड हो गई है, कन्विक्शन भी नहीं हुई है, पर फिर भी रिलीफ अमाउंट प्रोवाइड करा जाएगा उसके केस में। ठीक है, medical examination of SC and ST women for non-invasive offenses against them has been done away for getting admissible relief amount। जो मैंने relief amount की बात करी थी, तो हो सकता है कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है रेप का केस हो, तो उस केसेस में वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर नॉन इन्वेसिव ऑफेंसेस, बाकी जो ये जो आपके नॉन इन्वेसिव ऑफेंसेस होते हैं आपके, यानी कि अगर आपकी स्टॉकिंग भी होगी, बेसिक हरासमेंट होगी, उस केसेस में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। जो इन्वेसिव ऑफेंसेस हैं, जैसे आपका रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव ऑफेंसेस के लिए वहां पे आपको रिलीफ, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगी। ठीक है, द रिलीफ अमाउंट हैज बीन एनहांस्ड एंड मेड बिटवीन ₹85,000 to ₹8,25,000 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, विच हैज टू बी पेड टू एट्रोसिटी विक्टिम्स देयर डिपेंडेंट्स विद इन 7 days। तो ये आपका रिलीफ अमाउंट काफी आपका एनहांस कर दिया गया, 85,000 से लेकर आपका कर दिया गया है 8,25,000 इसके बीच में। तो ये विक्टिम, अगर हम यहाँ पे रिलीफ अमाउंट की बात करें, विक्टिम और उनके डिपेंडेंट्स को मिला जाएगा 7 दिन के अंदर। A separate provision of relief for offences of rape and gang rape of ₹5 lakh and 8.25 respectively has been made। वो मैंने नॉन इन्वेसिव ऑफेंसेस के लिए बताया था जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपके रेप एंड गैंग रेप के केसेस में भी आपका ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर दिए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट प्रोविजंस फॉर रिलीव अमाउंट हैज बीन मेड फॉर विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ बर्न्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एसिड अटैक का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे छपाक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण में, तो एसिड अटैक का भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पे प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस एक्ट के अंदर SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर भी एसिड अटैक्स की प्रोविजन करी गई है। सो तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। एसिड अटैक का आंसर लिख रहे हो तब भी आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं।
और इसके बारे में भी जब इस एक्ट के ऊपर भी आए, रूल्स के ऊपर आए, तब भी आप मेंशन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। टू इनेबल टाइमली कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट इन द कोर्ट हैज टू बी डन विद इन 60 डेज। 60 मतलब हो गया 2 महीने हो गए आपके, 60 डेज में हो गए, ठीक है। तो चार्जशीट आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट ये 2 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके 2 महीने बाद आपका टारगेट रहेगा जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करे गए हैं और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके जो डेजिग्नेट करे गए हैं, उसके बेसिस में 2 महीने में हो जाएगा। तो चार्जशीट आपका 2 महीने में हो जाएगा, प्लस 2 महीने में कोशिश करी जाएगी कि केस फाइल करना, मतलब पूरा कंप्लीशन, ये एज फार एज पॉसिबल है। तो मिनिमम 4 मंथ्स ये आपका लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर जो मैंने आपको बताया था नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज के बारे में, उसका मैंने नंबर भी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, और साथ में मैंने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का भी एक्ट बताया, उसकी फीचर्स बताया, फिर 2015 में और 16 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो बताया, और रूल्स भी मैंने शेयर करे। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर। अगर अच्छा लगा है लेक्चर, देन डू लाइक इट, share it, and subscribe to the channel of AQ Bias. And these are the various social media platforms: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. And ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.